नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो कहानी है सुनील की। सुनील जो कि एक ऐसा लड़का था जिसकी ज़िंदगी में प्यार, माँ का साया बचपन से ही उठ चुका था। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, मतलब उसके पास उसकी माँ तो थी लेकिन सौतेली माँ, जिनका व्यवहार काफ़ी अलग था। अलग से मैं बुरा तो बिल्कुल नहीं कह सकती, लेकिन बच्चों के जानने में समझने में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं। बच्चे छोटे होते हैं, नासमझ होते हैं। कई बार वो कई चीज़ों को उस तरीके से ना तो देख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं जिस तरह से बड़े उन्हें किसी चीज़ के लिए बोलते हैं, समझाते हैं या रोकते हैं। कई बार ये चीज़ें हमारे खुद के सगे माता पिता भी हमारे साथ करते हैं, लेकिन बच्चों के मन में अगर एक बार कोई बात घर कर जाए तो उस बात को निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। सुनील के साथ भी ऐसा ही कुछ था। सुनील अपनी ज़िंदगी जीते हुए वैसे ही बड़ा हो रहा था अपनी सौतेली माँ के साए में। कुछ साल निकल चुके थे, मतलब लगभग सुनील अब 15 साल का हो चुका था। अभी भी सुनील की सौतेली माँ के कोई बच्चे नहीं हुए थे। सारे लोगों को यही बात बताई जाती थी कि सुनील की माँ में कोई कमी है, जिसके वजह से उसने कभी बच्चे पैदा नहीं किए या फिर वो कर नहीं पाई। ये बात सुनील को भी पता थी। सुनील को ये बात अपने घर वालों के माध्यम से नहीं पता चली थी। ये बात तो उसे धीरे धीरे बड़े होते होते आस पड़ोसियों से, उसके अलावा दोस्तों से सुनने को मिला, जिसके वजह से सुनील को हमेशा ऐसा लगता था कि अगर कोई उसका सौतेला भाई बहन होता तो उसकी ज़िंदगी शायद और बदतर होती। उसे अपनी माँ का चिल्लाना, चीखना, डांटना, गुस्सा करना, ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। सुनील के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आया था उसकी माँ के गुजर जाने के बाद। जब उसकी माँ की मृत्यु हुई उसके बाद से सुनील काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी, बदमाश, अड़ियल हो चुका था। और तो और वो पढ़ाई में भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया करता था, और उसके इन्हीं सारी चीज़ों के वजह से उसकी माँ हमेशा उसे डांटती, उसे समझाती, उस पर चिल्लाती। कई बार तो उन्होंने उसके ऊपर हाथ भी उठाया कि शायद सुनील मार खाने के डर से सुधर जाए। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें ऐसी होती चली गईं कि सुनील इतना ज़्यादा ज़िद्दी और अड़ियल हो चुका था कि उस पर तो मानो किसी चीज़ का कोई असर बिल्कुल ही नहीं हुआ करता था। अब सुनील के व्यवहार में इतना ज़्यादा बदलाव आ चुका था कि सुनील अक्सर अपनी माँ से बहस और लड़ाई किया करता था। ये बात उसकी माँ कभी भी अपने पति को नहीं बताया करती थी, जिसके वजह से ये बात उन्हें अगर पता भी चलती तो कभी किसी आस पड़ोसी के माध्यम से सुनने को मिलती, या फिर सुनील के मुंह से वो अपनी माँ की बुराइयां करता। अब एक दिन अचानक सुनील के पिता घर पर आए और उस वक्त उनके आने का समय नहीं हुआ था। हमेशा की तरह आज भी सुनील और उसकी माँ में बहस और लड़ाई हो रही थी। वो दोनों बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे थे। आखिरकार सुनील की माँ अब उस पर गुस्सा करते करते इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि वो चुपचाप एक जगह बैठकर उसकी बातें सुन रही थी और रो रही थी। तभी उसके पिता घर में आए और उन्होंने जब सुनील को इस तरीके से अपनी माँ से व्यवहार करते हुए देखा तब वो काफ़ी गुस्सा हो गए।
उन्होंने सुनील को काफ़ी डांटा, उसे समझाने की भी कोशिश की, लेकिन सुनील आज अपने पिता पर चिल्लाकर वहाँ से बाहर निकल गया। सुनील का 12th का एग्ज़ाम हो चुका था। अब उसे ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी थी। घर में ऐसा माहौल देखकर सुनील के पिता ने अब तय किया कि वो सुनील को यहाँ से कहीं दूर पढ़ाई के लिए भेज देंगे, हॉस्टल में। ये बात सुनकर सुनील की माँ को काफ़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? हमने आज तक अपने बच्चे को अपने से दूर कभी नहीं किया, वो वहाँ रहेगा कैसे? इस पर सुनील के पिता ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारे ही लाड प्यार का नतीजा है कि आज सुनील इतना ज़्यादा ज़िद्दी हो चुका है। तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? मैं ये बातें सुनता तो था, लेकिन कभी माना नहीं कि तुम दोनों के बीच में इतनी परेशानियां चल रही हैं और तुम मुझे ना बताओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, तुमने मुझे ये बातें नहीं बताई, और अगर आज शायद मैं अपनी आँखों से ये चीज़ें नहीं देखता तो मुझे आज भी इस बात का कुछ भी पता नहीं चलता। तुम समझ नहीं रही हो, सुनील को अब अकेले रहकर अपनी गलती रियलाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसे समझना ही पड़ेगा कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। अगर हम उस पर चिल्ला रहे हैं, उस पर गुस्सा कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं उसकी ही भलाई छुपी है। इस पर सुनील की माँ ने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की कि इस चीज़ से शायद उनका बेटा उनसे और ज़्यादा दूर चला जाए, लेकिन सुनील के पिता तो अब कुछ भी शायद सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने तुरंत ही सुनील के एडमिशन की बात दूसरे शहर में करना शुरू कर दिया और मुश्किल से 15 दिनों में सारा कुछ हो भी चुका था। अब बारी थी सुनील को वहाँ भेजने की। सुनील ने जब ये बात सुनी तो उसे कुछ भी फील नहीं हुआ, ना तो दुख ना ही आश्चर्य। सुनील चुपचाप वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया, बल्कि उससे कुछ पूछने पर सुनील ने तो अकड़ में ये भी जवाब दिया कि अच्छा है कि मैं आप दोनों से जितना दूर रहूं उतना ही अच्छा होगा। मैं तो कब से इस घर से दूर जाना चाहता था। अच्छा किया जो आपने ये फैसला लिया। ये बात सुनकर सुनील की माँ और घबरा गई, लेकिन सुनील तो अब जाना ही चाहता था और उसके पिता भी इसी चीज़ के लिए तैयार थे। तो माँ बेचारी अकेले क्या कर पाती। वो अपना घर छोड़कर बाहर जा चुका था। सुनील के पिता उसे छोड़ने भी नहीं गए। उन्होंने जिस दोस्त के माध्यम से सुनील का एडमिशन वहाँ पर करवाया था, उसी के माध्यम से उन्होंने सुनील को वहाँ हॉस्टल में भिजवा दिया। सुनील वहाँ पहुँच चुका था। सुनील का एडमिशन इस तरीके से हुआ था कि हॉस्टल के सारे कमरे लगभग भर चुके थे और उसे हॉस्टल में कमरा अभी फ़िलहाल तो नहीं मिला, जिसकी वजह से सुनील को एक रूम में एज अ पीजी पेइंग गेस्ट वहाँ पर शिफ्ट करवाया गया। वो रूम उसके कॉलेज से बिल्कुल दूर नहीं था, 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर वो कमरा था। सुनील उस कमरे में रहकर ज़्यादा खुश था। सुनील को पता था हॉस्टल में बाउंडेशंस होते हैं, लेकिन ऐसे कमरों में नहीं। अब सुनील वहाँ पर रहने लगा। शुरू के कुछ दिन तो वो कॉलेज बहुत टाइम से आता जाता था। सुनील को कॉलेज जाना भी अच्छा लग रहा था, लेकिन एक दिन सुनील अपने दोस्तों के साथ वहाँ उस नए शहर में घूमने फिरने के लिए गया। वहाँ पर सारे दोस्तों ने बहुत मज़े किए, सब घूमे फिरे, आराम से सबका समय व्यतीत हुआ और उसके बाद वो खाना खाने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ पर सब ने मिलकर साथ में खाना खाया। लेकिन सुनील जब वहाँ से खाना खाकर निकल रहा था, तब उसे याद आया कि उसका मोबाइल वहीं टेबल पर छूट गया है। जब वो वहाँ टेबल पर पहुँचा
तो वहाँ पर सारी साफ सफाई तब तक हो चुकी थी और वो वहाँ के वेटर से अपने मोबाइल के बारे में पूछने के लिए गया। वहाँ के मैनेजर ने बताया, हाँ, उसका मोबाइल वहाँ छूटा हुआ था, साथ ही साथ उसकी एक किताब भी। ये बात सुनकर सुनील को काफ़ी अजीब लगा, लेकिन सुनील ने वो किताब भी उन लोगों से ले ली, ये सोचकर कि शायद उनमें से किसी दोस्त की वो किताब रह गई होगी। सुनील ने उस किताब पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो अपने दोस्तों के पास जब वापस आया तब उसने अपने दोस्तों को वह किताब दिखाकर पूछा कि ये किताब तुम में से किसकी है। सब ने किताब को देखकर मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे यार, हम सब घूमने गए थे, घूमने के लिए किताब कौन लेकर जाता है, हम में से इतना पढ़ाकू कोई नहीं है, ये तो तू भी जानता है, पता नहीं, लगता है तू गलती से किसी की किताब उठा कर ले आया। ये बात सुनकर सुनील को ये लगा शायद वो सब सही ही बोल रहे हैं और सुनील ने ये तय किया वो ये किताब कल वापस जाकर रिटर्न कर देगा। लेकिन जब वो उस किताब को अपने कमरे में लेकर आया तब उसे वो किताब देखने का मन हुआ, ये सोचकर कि शायद उस किताब में किसी का नाम लिखा हो, किसी का एड्रेस लिखा हो, जिससे ये पता चल जाए कि वो किताब किसका है। तो फिर उस जगह पर देने के बजाय वो डायरेक्ट उस इंसान को ढूंढकर उसकी वो किताब उसे लौटा देगा। लेकिन जब उसने उस किताब को देखना पढ़ना शुरू किया तो वो कोई आम किताब नहीं थी, वो काले जादू तंत्र विद्या से जुड़ी हुई किताबें थीं। जिस किताब को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो कोई ओरिजिनल किताब नहीं है, उस किताब को बनाया गया है। मतलब किसी ने किसी एक खास किताब से ली हुई जानकारियों को इस किताब में अपने हाथों से लिख लिख कर तैयार किया है। उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखी हुई थी, जिसको पढ़ना समझना काफ़ी आसान था। अब उस किताब को देखकर धीरे धीरे सुनील को इंटरेस्ट आने लगा। उस किताब में ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी थी जो चीज़ें आज तक उसके मन में हमेशा आई करती थीं और उसे ऐसा लगता था कि ये चीज़ें अगर सच होती तो कैसा होता, कितना मज़ा आता। लेकिन अब जबकि वो सारी चीज़ें उसके पास थीं, उसके सामने थीं, उन चीज़ों को वो ऐसे कैसे जाने देता। सुनील ने पूरे इंटरेस्ट के साथ उस किताब को पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे वो जैसे जैसे उन किताब के पन्नों को पलटता जाता वैसे वैसे सुनील को ऐसा लगता जैसे आज तक उसे इसी चीज़ का इंतज़ार था। सुनील को अब अपने सारे मन की बातें, सारे सपने, सब कुछ सच होते हुए दिखाई दे रहे थे। सुनील काफ़ी खुश था। सुनील आज पूरी रात सोया ही नहीं। सुनील ने पूरी रात जागकर उस किताब को लगभग पूरा ख़त्म कर लिया था। मुश्किल से कुछ ही पन्ने बचे होंगे कि तभी उसका अलार्म बजा। उसे ऐसा लगा जैसे उसे कॉलेज आज नहीं जाना चाहिए। वो अब भी अपने कमरे में उसी किताब को पढ़ता हुआ रुक गया और वो किताब लगातार पढ़ता जाता और उसकी रुचि उस किताब में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब सुनील को उसकी कुछ चीज़ों को आजमा कर देखना था। सुनील ने आज ही मार्केट में जाकर ज़रूरत की सारी चीज़ें लाई और वो इन चीज़ों को करके देखने में जुट गया। धीरे धीरे वो ये चीज़ें करता गया और छोटी मोटी चीज़ें तो वो बहुत आसानी से कर पा रहा था। सुनील इतना खुश हो चुका था कि अब सुनील को ये चीज़ें किसी ऐसे इंसान पर ट्राई करनी थी कि अगर इसका कोई सही इफ़ेक्ट हो तो भी और गलत इफ़ेक्ट हो तो भी उसे कोई फ़र्क ना पड़े।
और उसकी नज़र में ऐसा एक ही इंसान था, उसकी खुद की माँ। उसने ये तय कर लिया कि वो अब ये अपनी माँ पर ही करेगा। उसने तुरंत ही अपने तबीयत का बहाना बनाया और तुरंत ही अपने पिता को फ़ोन लगाया। उसने कहा उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने वाला कोई नहीं है, तो वो कुछ दिनों के लिए, जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, वो घर पर आना चाहता है। पिता तो आखिर पिता ही होते हैं। उन्हें काफ़ी दया आई और उन्हें सुनील की बात सच भी लगी, क्योंकि लगभग 4 महीने बीत चुके थे। इन 4 महीनों में जितने बार भी उन लोगों ने सुनील से बात करने की कोशिश की, ज़्यादातर सुनील या तो बात नहीं करता या फिर 2 मिनट के लिए बात करने की फॉर्मेलिटी करके हमेशा यही कहा करता था कि वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, वो यहाँ से आना नहीं चाहता है। तो इन सब बातों की वजह से उसके पिता को ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि सुनील घर आने के लिए शायद बहाना कर रहा है। और ये बात तो जैसे ही उसकी माँ को पता चली, वो तो जैसे छटपटा गई। उन्होंने तुरंत ही सुनील को घर पर लाने के लिए कहा। पिता भी सुनील को घर पर वापस लाने के लिए निकल पड़े और अगले दिन तक सुनील अपने घर पर आ चुका था। सुनील घर पर आया और उसके बाद वो अपने ही कमरे में चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहता। डॉक्टर्स को दिखाया गया। डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और डॉक्टर्स ने उसे कमज़ोरी, जो भी चीज़ें वो बताता, उन चीज़ों की दवाइयाँ दे दी और आराम करने को कहा। सुनील यही तो चाहता था। वो दिन रात अपने कमरे में बंद करके बैठा रहता। वो बाहर सिर्फ तब आता जब उसे खाना खाना होता, या फिर वो तब अपनी माँ को ये कह देता कि वो खाना दरवाजे के पास रख कर चली जाए, वो खाना खा लेगा। 4 दिन बीत चुके थे। सुनील अपने हॉस्टल वाली जगह से ही सारी चीज़ें लेकर आया था, मतलब तंत्र क्रिया में प्रयोग की जाने वाली चीज़ें, और वो अब उस क्रिया में लगा हुआ था। लगभग 5 से 6 दिन बीतने के बाद अचानक उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। वो लगातार अजीब अजीब तरीके से खुद को महसूस कर रही थीं। मतलब कभी उन्हें ऐसा महसूस होता उनके पैर कोई मरोड़ रहा है, कभी हाथ कोई मरोड़ रहा है, कभी कोई गला दबा रहा है। ये चीज़ें लगातार 2 दिनों तक उनके साथ होती रहीं। उन्होंने अपने पति को बताने की भी कोशिश की, लेकिन पति को ऐसा लग रहा था ये सब उनका वहम है। और धीरे धीरे अब उनकी हालत ऐसी होती जा रही थी कि वो रात में उठ उठ कर चीखती चिल्लाती, अजीब तरीके से शोर मचाया करती थीं। और ये चीज़ें अब कहीं ना कहीं सुनील के पिता को टेंशन दे रही थीं। उन्हें अब अपनी पत्नी को लेकर डर लग रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। आज से पहले तो ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ, तो ये अचानक क्या है। और ये बात सुनील को पता होने के बाद भी उसने एक बार भी अपनी माँ की तबीयत जानने की कोशिश भी नहीं की। लगभग ऐसे ही 2 हफ्ते बीत चुके थे। 2 हफ्ते में उनको भी डॉक्टर से दिखाया गया, उनका भी इलाज करवाने की कोशिश की गई, लेकिन इन 2 हफ्तों के बाद अब उनकी हालत सुधरने के बजाय और बदतर होती जा रही थी। वो बार बार रात में जब चीखती चिल्लाती, तब अब उन्होंने एक तरफ इशारा कर करके किसी के खड़े होने के बारे में, किसी के वहाँ होने के बारे में बताना शुरू किया। वो जिस तरीके से उस चीज़ के चेहरे और हाव भाव, डील डॉल के बारे में बताया करती थीं, वो कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता था। ये बात बहुत अच्छे से सुनील के पिता को भी अब समझ में आ रही थी।
लेकिन वो क्या कर सकते थे। वो ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते थे जो ऐसी किसी चीज़ में उनकी मदद कर पाए। आखिरकार सुनील के पिता ने परेशान होकर अब इस चीज़ के लिए अपने साले मतलब कि सुनील के मामा से बात करने का तय किया और वो इस बारे में चीज़ें जानते थे। उनकी जानकारी में ऐसे पंडित लोग हुआ करते थे जो कि शायद ऐसे सिचुएशन में उनकी मदद कर सके। अब जबकि ये सारी बातें उनको बताई गईं, उन्होंने ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगाई कि उनकी बहन के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा है और उन्होंने तुरंत ही अपने जानने वाले एक काफ़ी सिद्ध पुरुष को लेकर वो अपनी बहन के घर पर पहुंच चुके थे। उनके वहां पर आते ही उन्होंने तुरंत कहा, आपके घर में सिर्फ आपकी पत्नी पर नहीं, पूरे घर पर काले साए मंडरा रहे हैं। आपकी पत्नी के जाने के बाद बारी आपकी और शायद आपके बेटे की होने वाली है। अब ये चीज़ें सुनने के बाद धीरे धीरे सुनील को भी काफ़ी अजीब और डर लगने लगा। वो तो ये जानता ही नहीं था कि ये मुसीबत कभी पलटकर उसके ऊपर भी आ सकती है। सुनील तो इस बात के लिए तैयार ही नहीं था। अब पंडित जी को जो उपाय करना था वो उस उपाय को शुरू करके वहाँ से चले गए। उन्होंने कहा 3 दिन के बाद वो वापस से आएंगे और बाकी की क्रिया को पूर्ण करेंगे। जब वो घर से बाहर निकल चुके थे तो थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पीछे से आवाज़ दी है। उन्होंने जब पलट कर देखा तब वहाँ कोई और नहीं, सुनील ही खड़ा था। सुनील ने तुरंत ही उन पंडित जी को सारी बातें बता दी और कहा ये सारी चीज़ें उसने ही की हैं। पंडित जी ने कहा मुझे ये बात अच्छे से पता है। ये बात सुनते ही सुनील को एक बड़ा झटका लगा। सुनील को लगा ये बात तो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, फिर ये बात इन्हें कैसे पता चल गई। लेकिन पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुमने जो क्रिया शुरू कर दी है उस क्रिया को अंत करना तुम नहीं जानते और ये बात तुम्हारे उस किताब में भी नहीं लिखी होगी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता तुमने जिस आत्मा को बुलाया है वो बलि चाहती है, सिर्फ और सिर्फ बलि। वो पहले तुम्हारी माँ की बलि लेगी, उसके बाद वो तुमसे और बलियाँ मांगेगी। लेकिन अगर तुम उसे बलि समय समय पर नहीं दे सके तो वो धीरे धीरे तुम्हें, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर देगी। और वो सबसे पहले तुम्हारे परिवार और खानदान को खत्म इसलिए करेगी क्योंकि तुमने ही उसे अपने खून की बलि देकर बुलाया है। उसे तुम्हारे ही खून से सबसे ज़्यादा लालच दिया तुमने, तो वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कैसे बख्श सकती है। ये बात सुनते ही सुनील के पैरों के नीचे से अब ज़मीन निकल चुकी थी। सुनील तुरंत ही उन पंडित जी के पैरों में गिर गया, गिड़गिड़ा कर रोने लगा, अपनी मदद के लिए भीख मांगने लगा। पंडित जी ने कहा, बेटा तुमने इस चीज़ में जितना समय लगाया है अब इस क्रिया को पलटना नामुमकिन है। तुम्हारी माँ शायद बच भी जाए, लेकिन उनके बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि उस शैतानी आत्मा को तुम अपनी खुद की बलि दो और तुम्हारी आत्मा सालों साल तक उसी आत्मा के कैद में रहेगी। तब जाकर शायद वो तुम्हारे परिवार खानदान को बख्श दे। ये बात सुनकर अब सुनील को काफ़ी अजीब लग रहा था। वो खुद मरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन सुनील अपनी माँ को बचाने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो तो अपने बाकी के परिवार को बचाना चाहता था, मतलब अपने पिता को, खुद को और बाकी के रिश्तेदारों को, क्योंकि सुनील को उन सब से लगाव था सिवाय अपनी माँ के
ये बात सुनते ही वहीं बगल में जो उसके मामा जी खड़े थे, उन्होंने तुरंत ही कहा, अच्छा सिला दिया बेटा तुमने, तुम्हारी माँ के त्याग और बलिदान का। ये बात सुनते ही सुनील ने एक अजीब से एक्सप्रेशन देते हुए अपनी मामा की तरफ देखा और कहा, कौन सा त्याग, कौन सा बलिदान? ये बात सुनते ही मामा ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें ये बात बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब जबकि तुमने खुद ने अपनी माँ की ज़िंदगी छीनने की कसम खा ली है और मुझे पता है तुम उसकी ज़िंदगी बचाओगे भी नहीं, तब भी मैं ये चाहता हूँ तुम्हें तुम्हारी माँ से जुड़ी सारी सच्चाई पता चल जाए। तो सुनो, तुम्हारी माँ ने इस घर में शादी करने से पहले ही ये तय कर लिया था कि वो जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही अपना बेटा मानकर पालेंगी। वो कभी अपना खुद का बच्चा नहीं होने देंगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और किसी भी तरीके से तुम्हारे हिस्से का प्यार बट गया या उनके मन में तुम्हारे लिए ममता कम हो गई, तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी। वो कोई और नहीं, तुम्हारी खुद की माँ की सबसे करीबी सहेली थी, जिन्होंने तुम्हारी माँ से मरते हुए वादा किया था कि वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा समझकर पूरा प्यार देंगी। और इस बलिदान का तुमने ऐसा सिला दिया कि तुमने अपनी उसी माँ को ज़िंदगी भर तो गलत समझा ही, आज उसकी जान लेने पर उतारू हो आए। अब ये बात सुनकर सुनील को बहुत बड़ा झटका लगा। सुनील तुरंत भागकर सबसे पहले अपने पिता के पास गया और उसने अपने पिता से इस सारे बात की पुष्टि की। पिता ने भी आज, जबकि सुनील को ये सारी बातें पता चल चुकी थी, सुनील को सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी। और फिर ये सारी बातें सुनकर सुनील तो जैसे एक बहुत बड़े सदमे में आ चुका था। सुनील को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो आज तक जिस चीज़ को इतना गलत समझता आया, वहाँ कुछ भी गलत था ही नहीं। वो सारी चीज़ें, वो सारे डांट फटकार, सब कुछ उसी की भलाई के लिए थी और उसने खुद ने इन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया कि अब वो इन चीज़ों को सुधार ही नहीं सकता। उसने पूरी ज़िंदगी अपनी माँ के साथ इतना गलत व्यवहार किया, अब वो क्या कर सकता था? सुनील इन चीज़ों को सोचता रहा लगातार 3 दिनों तक। सुनील अब इतने बड़े सदमे में जा चुका था और उसके अंदर अब इतना ज़्यादा पछतावा भर चुका था कि सुनील अब वो करने का फैसला कर चुका था जो शायद आप और हम कभी नहीं कर पाते अगर हम उस जगह पर होते, फिर भी नहीं। सुनील उन पंडित जी के उस दिन आने का इंतज़ार कर रहा था। 3 दिन बीतने की वजह से पंडित जी आज अपने बताए हुए समय पर घर पर आए और जैसे ही पंडित जी घर पर आए, सुनील ने तुरंत ही उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, इस क्रिया को पलटने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। आप बस मेरी मदद कीजिए, मेरी माँ को बचाने में, मेरे पूरे परिवार को बचाने में। और ये बात सुनते ही पंडित जी के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ गई। पंडित जी ने कहा, मुझे ये बात पहले से पता थी कि तुम इस क्रिया के लिए तैयार हो जाओगे, इस वजह से मैं उसी हिसाब से सारी तैयारियां कर यहाँ पर आया हूँ। और पंडित जी ने उस क्रिया को पलटने की क्रिया आरंभ कर दी। वहाँ कमरे में सिर्फ सुनील की माँ, सुनील और पंडित जी ही मौजूद थे। वो क्रिया चलती रही और रात भर उस क्रिया को करने के बाद पंडित जी और सुनील दोनों कमरे से बाहर निकले। जब वो दोनों कमरे से बाहर निकले तब सुनील अजीब सा ही डल, बीमार सा, अलग सा दिखाई दे रहा था। लेकिन अंदर कमरे में सुनील की माँ की हालत पहले से काफ़ी बेहतर लग रही थी। उसके कमरे से बाहर आते ही पिता
पहले अपनी पत्नी को देखने के लिए नहीं गए, उन्होंने लपक कर अपने बेटे को गले लगाया और उससे ये कहने लगे, मैं ना तो तुम्हें खो सकता हूँ और ना ही उसे। और वो पंडित जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि इस क्रिया को पलटने का कोई तो उपाय होगा जिससे मेरे बेटे की जान बच सके। पंडित जी ने कहा, आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इन 3 दिनों से इन्हीं चीज़ों का उपाय ढूंढ रहा था। मेरे गुरुजी इन चीज़ों का उपाय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सुनील को लगभग 1.25 साल तक हमारे साथ मेरे गुरुजी के यहाँ पर रहना पड़ेगा। गुरुजी उससे बहुत कुछ करवाएंगे जिससे कि ये सारी क्रियाएं पलट जाएंगी और ना तो ये आफत फिर आपके परिवार पर आएगी और ना ही आपके बेटे पर। ये बात सुनते ही सुनील के पिता तुरंत तैयार हो गए। बेटे को जिंदगी भर के लिए खो देने के गम से बेहतर है कुछ समय के लिए बेटे का दूर चला जाना। और उन्होंने तुरंत ही गुरुजी को इस बात के लिए हाँ कर दिया। गुरुजी ने बिल्कुल देरी नहीं की, वो तुरंत सुनील को लेकर वहाँ से चले गए। सच में 1.25 साल तक उनके परिवार में शांति थी। शांति एक तरह से अच्छी भी थी और एक तरह से कहीं ना कहीं उसकी माँ को ये दुख भी था कि उनका बेटा पता नहीं सही सलामत वापस आएगा या नहीं। लेकिन पिता को विश्वास था, क्योंकि पिता ने सारी चीज़ें अपने आँखों से देखी थी कि इन पंडित जी के पास अगर इतनी शक्तियाँ हैं तो इनके गुरु के पास कितनी शक्तियाँ होंगी। वो हर बार हर दिन अपनी पत्नी की हिम्मत बंधाते और देखते ही देखते 1.25 साल बीत गया। 1.25 साल बीतने पर भी सुनील घर पर वापस नहीं आया। अब धीरे धीरे माता पिता दोनों की वो उम्मीद कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। कई बार पिता ने बीच बीच में जाकर मामा जी से, उन पंडित जी के पास जाकर पता करवाने की कोशिश भी की, लेकिन वो भी अपनी जगह पर नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें अपने बेटे के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अब लगभग 1.5 साल बीत चुके थे। आखिरकार एक दिन उनका बेटा घर वापस आया। सुनील को देखते ही जैसे माता पिता दोनों के शरीर में उन दोनों की जान वापस आ चुकी थी। वो दोनों बहुत खुश थे अपने बेटे को बिल्कुल सही सलामत देखकर। लेकिन ये वो सुनील नहीं था जो 1.5 साल पहले यहाँ से गया था। सुनील पूरी तरह से बदल चुका था। सुनील के बात करने का तरीका, सुनील का हाव भाव, सुनील की हर एक चीज़ बदल चुकी थी। सुनील अब बिल्कुल नया सुनील बनकर आया था और ये 1.25 साल के बदले 1.5 साल जो उसने वहाँ पर बिताए थे, वो गुरुजी से अलग तरह की शिक्षा भी ले रहा था, जिसके वजह से सुनील के अंदर इतना ज़्यादा बदलाव आ चुका था। उसके अंदर की हर तरह की बुराई पूरी तरह से मिट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी और सुनील अब सच्चाई, अच्छाई के रास्ते पर चल रहा था। सुनील कुछ समय तक अपने माता पिता के साथ ही रहा, लेकिन कुछ समय बिताने के बाद सुनील ने फिर से अपने गुरुजी के आश्रम में लौट जाने की बात कही। ये बात सुनकर माता पिता को बुरा तो लगा, लेकिन उन्हें ये बात भी कहीं ना कहीं अच्छी लग रही थी कि उनका बेटा अब धर्म कर्म के रास्ते पर चल रहा है। उनके लिए इतना ही बहुत था कि उनका बेटा अब बहुत सही रास्ते पर है और उनका बेटा जहाँ भी है सही सलामत है। सुनील ने ये दिलासा भी दिया कि वो हमेशा कुछ कुछ वक्त पर उन दोनों से मिलने के लिए आया करेगा। सुनील वहाँ से फिर से एक बार चला गया और उसके माता पिता को इस बार सुनील के जाने का दुख बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उन दोनों के मन में ये तसल्ली थी कि उनका बेटा अब वैसा बेटा बन चुका है
जैसा कि वो हमेशा से चाहते थे। उन दोनों के अंदर एक अलग सी खुशी, एक अलग सी तसल्ली थी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें ताकि मेरी थोड़ी सी मदद हो पाए। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।